बाजार में इस वक्त काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। पिछले काफी कई दिनों से अगर हम देख रहे हैं तो बाजार ना निफ्टी 20,000 के पार जा रहा है, ना ही 19,000 के लेवल को तोड़ रहा है। ऐसे वक्त में सबसे मुश्किल होता है कि आप पैसे कहां बनाएं। शेयर मार्केट में इस वक्त स्ट्रेटजी क्या बनाएं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप चुनें। इसके अलावा एक और परेशानी चल रही है, एक और युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो है फेक पीएनएल्स को लेकर। काफी एक रिटेल ट्रेडर्स ने एक तरह से संग्राम कर रखा है सोशल मीडिया पर कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने फेक पीएनएल डाला और उनको गुमराह किया। तो ये भी एक मुद्दा चल रहा है मार्केट में। इन दोनों ही मुद्दों पर बात करने के लिए, इन दोनों ही मुद्दों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक जाने माने मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कुंज बंसल सर, जो सीआईओ हैं investmentiliteracy.com के। और कुंज सर हमारे खास मेहमान इसलिए भी हैं कि जब से हमने शुरू किया है बीक्यू हिंदी, हमेशा कुंज सर से हमें गाइडेंस मिलती रहती है, स्ट्रेटजी मिलती रहती है। हमारे व्यूअर्स भी बहुत फैमिलियर हो चुके हैं कुंज सर से। सर बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। धन्यवाद। सर पहला सवाल तो यही मार्केट पर, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो मार्केट से ही शुरू करना बेटर होगा। तो मार्केट इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, क्या इस वक्त खरीदें या अभी रुके, थोड़ा मुनाफा वसूली कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड चल रहा है। तो इस वक्त क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? जी हाँ, तो स्ट्रेटेजी पे आने के पहले अपने दर्शकों के लिए मैं थोड़े से नंबर बता दूं तो उनको ओवरऑल जो माहौल है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझ में आ जाएगा। हम 19 या 20 जुलाई को निफ्टी के लाइफ हाई करीब करीब 20,000 वहां से जस्ट छूने के पहले ही निफ्टी वापस आ गया। और वहां से अब सवा महीना हो गया है। हम रेंज बाउंड भी कह सकते हैं, अगर नेट नेट टर्म्स में हम देखेंगे तो करीब 3% डाउन है। इसी नंबर्स को हम थोड़ा सा और पलटें, अगर हम मार्च के लो से कंपेयर करें तो हम करीब 15-16% निफ्टी में ऊपर हैं। और इस पूरे प्रोसेस में मार्च से अब तक भी देखेंगे, और या हम जुलाई का जो पीक है तब से अब तक का भी देखेंगे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने क्लियरली लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करना कंटिन्यू किया है। तो ये एक मार्केट की स्थिति है अभी। मार्केट क्या करता है कि हर बार इन टर्म्स ऑफ इंडाइसेस, इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, एक पर्टिकुलर लेवल पे माइलस्टोन को जाके टच करता है और वहां से वापस आ जाता है, और उसके बाद समय देता है। और समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट वन वे चलता रहेगा, स्पेशली ऊपर की तरफ, तो हम जानते हैं कि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे और नया पैसा आने से कतराएगा। नए पैसे को बाजार में आने के लिए वैल्यूएशन कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे रेंज बाउंड मूवमेंट होना भी जरूरी है, और थोड़ा करेक्शन भी मार्केट में होना जरूरी है, और उस फेज में हम हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वाइट ओके है। दूसरा एक कारण है कि अभी ट्रिगर्स मार्केट में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव करीब करीब नहीं है। बिल्कुल नहीं हो ऐसा तो नहीं होता है, पर कम है। कम से मेरा मतलब ये रिजल्ट सीजन चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है। मॉनसून की प्रोग्रेस अच्छी खराब मिक्स, जैसा हम सभी जानते हैं। अगस्त में तो काफी सिग्निफिकेंट डेफिसिट हमारा ऑल ओवर कंट्री बेसिस पे है, जुलाई में फिर भी अच्छा था। तो वो भी एक, जो भी सिचुएशन अच्छी खराब है, मार्केट को नोन है। अगर हम ग्लोबल फ्लोज की बात करें तो जुलाई महीने तक और उसके पहले के 2-3 महीने में अच्छा पॉजिटिव इन्फ्लो आ रहा था। अगस्त में करीब करीब फ्लैट इन्फ्लो है। कोई बहुत नेगेटिव इंक्रीमेंटल इन्फ्लो नहीं आया है। मुश्किल से मेरे ख्याल से $1 बिलियन का पॉजिटिव इन्फ्लो है, जो पिछले कुछ महीनों के कंपैरिजन में बहुत कम है। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक पैसा आ रहा है। तो अब बाजार एक ऐसी स्थिति में है कि उसे कुछ बहुत सारे ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज है, और जो जैसा मैंने कहा बहुत जरूरी है। उसमें अब आपके आ जाते हैं प्रश्न पे कि क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसा करेक्शन या ऐसा कंसोलिडेशन बहुत अच्छा मौका मौका दे रहा है। हम याद करें हमारे पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव को, कि जब जुलाई में वन वे चलता जा रहा था, तो हमेशा एक फीलिंग आती है कि अरे हमने तो इन्वेस्ट किया ही नहीं, बाजार ऊपर चला गया। तो ये बाजार आपको मौका दे रहा है कि अब कम से कम आप वो फीलिंग छोड़ के इन्वेस्ट कीजिए। बाजार में करेक्शन आ सकता है, हमेशा आ सकता है, पर उसके चक्कर में कभी भी टाइमिंग परफेक्ट करने के चक्कर में आप बाजार में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये करेक्शन अच्छा, कंसोलिडेशन और करेक्शन अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा उठाना चाहिए। शॉर्ट टर्म मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमेशा ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन, अपना स्टॉप लॉस टेक्निकल बेसिस वगैरह पे करते हैं, और उनको उस हिसाब से करते रहना चाहिए। जी। सर आपने बताया कि मीडियम टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, इस वक्त जो करेक्शन का फायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं तो सीधा सवाल ये आता है कि फिर कौन से सेक्टर्स, कहाँ पे मौके आपको दिख रहे हैं इस वक्त? अगर हम मीडियम टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो कौन से सेक्टर्स आपको प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं? जी, तो एक तो हम सभी जानते हैं कि अगले साल हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शंस हैं, और जनरल इलेक्शन में जाने के पहले हर सरकार अपने टर्म खत्म होने के समय इकोनॉमी को
ऊपर बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, रिजल्ट्स दिखाने के लिए कि भाई हमने ये 5 साल में किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्पेंडिंग हमेशा से होती आई है, जो इस साल भी होगी। इस गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी इन एनी वेज पिछले 5 साल में भी फोकस रहा है, पर अब मुझे लगता है आने वाले इस साल में और फोकस बढ़ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग एक सेक्टर है जो काफी चला हुआ है। यहाँ हम ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं कि सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट ईयर टू डेट अगर हम कैपिटल गुड्स इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 8 महीने में करीब-करीब 30-35% चला है, जो पिछले साल 2022 की परफॉर्मेंस में भी चला हुआ था। पर फिर भी मुझे लगता है जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, जिस हिसाब से न सिर्फ गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक सेक्टर है जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरा है बीएफएसआई, जिसका पार्टिसिपेशन कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ, कभी ना में रहा है। मुझे लगता है वापस पार्टिसिपेशन आएगा, नंबर्स अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी इंडिया में पीक करीब-करीब हो चुकी हैं। एकदम से नीचे आना शुरू नहीं होंगी, पर ऊपर उम्मीद है कि अब नहीं जाएंगी। तो वो एक फायदा है जो बीएफएसआई सेक्टर को मिलेगा। तो मुझे लगता है दूसरा ये सेक्टर है जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। एक थोड़ा-सा मीडियम टर्म कॉन्ट्रा के हिसाब से देखेंगे तो सीमेंट सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। जी। सर एक सवाल मेरा, चूंकि अगर हमने पीछे के दिनों में खबरें देखी कि गवर्नमेंट जो है वो नॉन बासमती एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि नॉन बासमती एक्सपोर्ट पे उन्होंने रोक लगा दी है। एक पर्टिकुलर डेट रखा है, उसके पहले के एक्सपोर्ट किए जाएंगे, उसके बाद के नहीं किए जाएंगे। अब शुगर को लेकर भी एक चर्चा हो रही है, क्योंकि शुगर की फसल जो है वो मानसून की कमी की वजह से कई राज्यों में खराब हुई है। तो क्या ये जो शेयर्स हैं शुगर के और चावल के जो शेयर हैं, उनमें कुछ स्ट्रेटजी आपको दिख रही है क्या, या अभी बैठना है, देखना है कि आगे कैसे पैन आउट होती हैं चीजें? तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा रुकना चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है। जैसा हम सभी जानते हैं, हम एक हाई इन्फ्लेशन फेज से सारी दुनिया भी, और स्पेशली हम अगर हमारी भारत की बात करें तो हम जा रहे हैं। और जो एक आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन बहुत मार देने वाली चीज़ है, और उसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि किस तरह से रूरल कंजम्पशन डिमांड स्लो डाउन में है, अर्बन कंजम्पशन डिमांड भी स्लो डाउन में है। तो उसके इम्पैक्ट को इन्फ्लेशन की वजह से आज आदमी सारा फोकस कर रहा है अपने खर्चे को खाली बेसिक चीजों में, जैसे खाने पीने की चीजों में। बाकी स्पेंडिंग उसने रोक दी है। तो उनका पिकअप जब तक नहीं आएगा, इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए सरकार वेरियस स्टेप्स ले रही है। हमने देखा कि अभी गैस सिलेंडर पे भी 200 रुपए कम किए हैं, और उसी प्रक्रिया में मुझे लगता है ये चावल और शक्कर के सेक्टर्स में भी, और बीच में प्याज पे भी एक्सपोर्ट का बैन की न्यूज थी। तो ये सारे ले रही है। अब ऐसा इनका कॉर्पोरेट सेक्टर पे इम्पैक्ट ऑफ कोर्स मिक्स होता है, एकदम शॉर्ट टर्म में नेगेटिव भी होता है। तो मुझे लगता है कि अभी बजाय कुछ भी करने के, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रख के ही कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जी। एक और सेक्टर है जो काफी बूम कर रहा है इस वक्त, इंटरनेट इकोनॉमी का। उसमें हम चाहें तो इंक्लूड कर लें फिनटेक को भी, और उसके साथ हम चाहें तो इंक्लूड कर लें जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, जो जोमेटो टाइप के कंपनियां हैं, उनको भी। तो इन इन जो कंपनियां हैं, ये जो कंपनियां हैं, अगर हम फ्यूचर देखें तो हमें अपने डिमांड के हिसाब से तो लगता है कि हाँ, हम इन सेक्टर्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। हम अपने फोन से यूपीआई यूज कर रहे हैं, फिनटेक के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, फूड ऑर्डरिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या वैल्यूएशन के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से ये कंपनियां इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए ठीक रहेंगी व्यूअर्स को? क्या वो 8-10 साल के लिए या फिर 3-4 साल के लिए इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कैसा आपको लगता है इनका फ्यूचर? तो क्या होता है कि जब एक एक तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम जिन दर्शकों की अपॉर्चुनिटी की या हमारी बात कर रहे हैं, वो लिस्टेड इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। अनलिस्टेड इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लिस्टेड इक्विटी पे आते हैं तो ऑब्वियसली एक सीधी सीधी बात बन जाती है कि अनलिस्टेड का जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न है, उससे इक्विटी का रिस्क तो हमेशा रहता है, पर अनलिस्टेड में उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न और ज्यादा रहता है। उससे थोड़ा सा कम होके, मॉडरेट होके लिस्टेड मार्केट में आता है। और लिस्टेड मार्केट में जब हम आते हैं तो सारी कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फंडामेंटल्स, नंबर्स वगैरह हमें मालूम, हिस्टोरिकल भी होते हैं, और आने वाले हर क्वार्टर में कंपनीज अनाउंस करती रहती हैं। तो ऐसे में एक बहुत पुरानी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच मेरे हिसाब से रहेगी कि अगर आप लिस्टेड मार्केट में हैं तो ऐसे सेक्टर्स और ऐसी कंपनियां जो बहुतायत में अवेलेबल हैं, जिनके पिछले पिछले कई 5 साल 10 साल के प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड हैं, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, ब्रांड्स हैं, उन्हीं में ही क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जाए। जैसे हमने बात की थी अभी कैपिटल गुड्स की, बीएफएसआई की और सीमेंट की। हाँ, एक नॉवेल्टी फैक्टर के हिसाब से देख सकते हैं, जो हमने फिनटेक या आईटी या डिजिटल शेयर्स की बात की, उनमें
प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एडजस्टेड बेसिस पे कहीं कोई एबिटा लेवल पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं और दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी फिर से कम हो जाएगी। तो ऐसे में मार्केट उनको क्या वैल्यूएशन देगा वो कॉल लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरा मतलब हर एक इन्वेस्टर बाजार में होता है और अपनी अलग अलग कॉल लेता है, और लिस्टेड शेयर्स हैं, अवेलेबल हैं, तो कोई भी कॉल ले सकता है। पर एटलीस्ट मेरी अप्रोच ये रहेगी कि ट्रेडिशनल बेसिस पे प्रॉफिट मेकिंग एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल्स में ही इन्वेस्ट किया जाए। पिछले एक हफ्ते से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खासकर ट्विटर पर देख रहे हैं कि फेक पीएनएल को लेकर काफी हंगामा है। रिटेल ट्रेडर्स ने एक तरह से एक मुहिम छेड़ रखी है कि इस इंसान ने फेक पीएनएल डाला और हमें गुमराह किया। तो बहुत सारे बड़े नाम भी कटघरे में आ गए हैं इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स के। आप इस पूरे मामले को, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ बातें हैं। एक तो बहुत पुरानी अंग्रेजी में सेइंग है, बायर बिवेयर। उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो जब हम कुछ भी बाजार में खरीदारी करने जाते हैं या कोई भी सौदा करते हैं, कोई भी डील करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं, एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर भी करते हैं, तो हमको ही हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। हम क्या चीज खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, हमको अच्छी डील मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पहली बात ये। दूसरा क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और हर एक को एक्सेसिबल है। जिसको कंटेंट डालना है उसको भी इजीली एक्सेसिबल है, और जिसको कंटेंट यूज करना है, देखना है, समझना है, पढ़ना है, कंज्यूम करना है, उसको भी इजीली एक्सेसिबल है, और उनपे कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जो एक तरह से अच्छी चीज भी है। पर हर अच्छी चीज के साथ में एक खराब चीज भी आ जाती है। अब उसका ये है कि अब इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कोई रेगुलेटर कुछ चाहे तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितने लोगों को आप रोकोगे, कितने लोगों को आप पकड़ोगे? दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी कहीं से भी और किसी भी देश के लिए कुछ भी डाल सकता है, किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी डाल सकता है। तो वही हुआ है कि कुछ जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं उन्होंने न, और ये चीज न सिर्फ हम, तो ऑफकोर्स हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, बट ये चीज आई एम श्योर दूसरे एरियाज में भी हुई होंगी। तो उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब ये चीज है कि अब ये ठीक है, अच्छी बात है, धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को और समझ में आ रहा है। पर घूम फिर के बात वही आ जाएगी कि एक तो ये इतनी नॉन बैरियर ओरिएंटेड एक्टिविटी है कि इनपे कोई भी रेगुलेटर चाहे, पुलिस चाहे, सेबी चाहे, कुछ कंट्रोल करना पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में बायर बिवेयर का कंसेप्ट ही हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट को, हर एक इन्वेस्टर को, या जो समझना चाह रहा है इन डील्स को या ट्रेड्स को, उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो चीज मुझे सोशल मीडिया पे मिल रही है उसका कोई भी वेरिफिकेशन है कि नहीं, ये पता नहीं है। हो सकता है हो भी, कुछ चीजें सच्ची भी होती है, पर पता नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रख के बहुत कॉशियसली मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बायर बीवेयर, ये मंत्र है कुंज सर का। सर, एक चीज जो एक सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम देखें तो क्या अगर ब्रोकर रेफरल को रोक दें, क्योंकि हो ये रहा है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो अपना रेफरल देते हैं, उस रेफरल से जो कस्टमर है वो अपना अकाउंट बना रहा है और वो ट्रेड कर रहा है, उसका फायदा उस इन्फ्लुएंसर तक पहुंच रहा है रेफरल का। तो अगर ब्रोकर्स रेफरल रोक दें तो क्या इसका फायदा होगा? क्या इस पे कुछ लगाम लग सकेगी, ऐसा लगता है आपको? एक सीधे सीधे बेसिस पे देखें तो हाँ, ये सीधी बात है कि अगर आप रेफरल रोक देंगे तो फिर इन्फ्लुएंसर को भी इंसेंटिव गलत इंफॉर्मेशन देने का कम हो जाएगा। कंज्यूमर को भी एक जो इंसेंटिव होता है, कोई भी डील होती है तो हम, एक खाली शेयर मार्केट है जिसमें हम महंगा हो जाता है तो खरीदना पसंद करते हैं, जब भी बाजार बढ़ता है तब हम खरीदना पसंद करते हैं, नीचे आता है तब डील मिल रही होती है, डिस्काउंट मिल रहा होता है तो नहीं खरीदना पसंद करते हैं। बट बाकी सारी फील्ड्स में जब भी हमको कोई डील मिल रही है, कोई कूपन कोड मिल रहा है, डिस्काउंट कोड मिल रहा है, तो हम डील करना शुरू करते हैं। तो हाँ, एक ये सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मुझे फिर भी लगता है कि बायर बिवेयर होना बहुत जरूरी है। जी। सो बायर बीवेयर का ही मंत्र रहेगा, और जो दर्शक सुन रहे हैं, जो इन्वेस्टर सुन रहे हैं, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो कोई भी पीएनएल देखकर ट्रेड करने के पीछे ना भागें। क्या खरीद रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझें। कुंज सर हमेशा ये बताते रहे हैं। उन्होंने, अगर आप पीछे हमारे कन्वर्सेशन सुनेंगे तो कुंज सर ने ये भी बताया है कि आप शेयर चुने कैसे। उसके 5 गुरु मंत्र उन्होंने बताए थे कि ये 5 चीजें टिक हो जाती हैं तो उसके बाद आपको शेयर चुनना है। तो दर्शकों को इसका ख्याल रखना होगा, और हम कुंज सर से यही कहेंगे कि आप रेगुलर इंटरवल पर साथ देते रहें इन इन्वेस्टर्स का, इन दर्शकों का। आज के लिए बहुत शुक्रिया सर, आपने काफी चीजें बहुत अच्छे से समझाई और हमेशा की तरह ज्ञानवर्धन किया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।